वो महिलाएं जो आज के आधुनिक युग में भी उस सुख से वंचित रह जाती हैं, जिन पर उनका भी उतना ही हक है जितना कि एक मर्द का। भारत में आज भी बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जिन्हें चरम सुख से वंचित रहना पड़ता है और वो यह बात बिना किसी से कहे अंदर ही अंदर दबा देती है। आज हम जानेंगे ऐसी ही एक महिला को जिसके एकमात्र क्रांति से पूरे विश्व की महिलाओं को बहुत कुछ सीखने को मिला। जी हाँ, 1929 में अमेरिका के विचिटा में जन्मी बेट्टी डॉडसन ऐसे दौर में बड़ी हुई जब खुले रूप से यौन विषयों पर चर्चा करना लगभग वर्जित था। एक रूढ़िवादी परिवार में पली बड़ी बेट्टी ने जल्द ही समझ लिया कि इच्छा और आत्मसंतोष से जुड़े प्रश्नों का उत्तर या तो चुप्पी से दिया जाता है या फिर डांट फटकार से। कंसास के विचिटा में स्थित एक छोटे और पारंपरिक शहर में उनका बचपन बीता, जहां उन्होंने बचपन से ही चित्रांकन और पेंटिंग के प्रति गहरी रुचि विकसित कर ली। 18 वर्ष की उम्र तक पहुंचते पहुंचते वह फैशन इलस्ट्रेटर के रूप में अपने परिवार की आमदनी में योगदान देने लगी थी। 1950 में न्यूयॉर्क जाने के बाद डॉडसन ने आर्ट स्टूडेंट्स लीग ऑफ न्यूयॉर्क में प्रसिद्ध चित्रकार फ्रैंक जे राइली के मार्गदर्शन में अध्ययन किया और फिगर ड्राइंग में अपने कौशल को निखारा। न्यूयॉर्क में उनके शुरुआती वर्ष कला संबंधी प्रयासों से भरे रहे। उन्होंने दीर्घाओं में कामुक कला का प्रदर्शन किया और एक चित्रकार के रूप में अपनी प्रतिभा को संवारा। हालांकि उनकी कामुक कला को मुख्यधारा में अधिक स्थान नहीं मिला, लेकिन उन्होंने पारंपरिक तकनीकों को साहसिक रूप से महिला यौन अभिव्यक्ति के चित्रण के साथ जोड़ा। जैसे जैसे वह शहर के रचनात्मक और वैकल्पिक सांस्कृतिक वातावरण में गहरी उतरती गईं, उन्होंने महिलाओं पर थोपे गए कठोर सामाजिक मानकों पर भी सवाल उठाने शुरू कर दिए। उनकी प्रदर्शित कलाकृतियां मानवीय शरीर का निर्भीक उत्सव थीं, ऐसे समय में जब इस तरह की चित्रकारी को प्रायः सेंसर कर दिया जाता था। आगे चलकर उनकी कलात्मक दृष्टि और यौन शिक्षा का संगम हुआ, जहां उन्होंने रचनात्मक अभिव्यक्ति के माध्यम से महिला शरीर संरचना और यौनता को समझने और उसे सहज रूप से स्वीकारने का प्रयास किया। उन्होंने एक विज्ञापन कार्यकारी से विवाह किया, लेकिन यौन असंगति के कारण यह रिश्ता तलाक में समाप्त हुआ। 20वीं सदी के मध्य के अमेरिका में विशेष रूप से महिलाओं के लिए तलाक समाज में एक बड़ा कलंक माना जाता था। कामुक विषयों पर केंद्रित एक कलाकार के रूप में डॉडसन का करियर 1960 से 70 के दशक के पुरुष प्रधान कला जगत से टकराव में रहा, जहां उनकी कला को गंभीरता से नहीं लिया गया और इसे अश्लीलता की श्रेणी में रखा गया। इसके अलावा उनका प्रतिनिधानात्मक रियलिस्टिक चित्रण उस दौर के अमूर्त एब्स्ट्रैक्ट कला प्रवृत्तियों से मेल नहीं खाता था, जिससे उनकी पहचान सीमित हो गई। जब उनका कला करियर अस्थिर होने लगा तो उन्होंने स्वतंत्र रूप से अंतर्वस्त्र इलस्ट्रेटर के रूप में काम किया। यह काम उन्हें रचनात्मक रूप से संतोषजनक नहीं लगा, लेकिन जीविका चलाने के लिए आवश्यक था। अंतर्वस्त्र विज्ञापनों के अलावा उन्होंने बच्चों की किताबों के लिए चित्र बनाए और 1960 के दशक में एस्क्वायर और प्लेबॉय जैसी पत्रिकाओं के लिए भी काम किया। हालांकि बाद में उन्होंने प्लेबॉय की आलोचना की, यह कहते हुए कि पत्रिका महिलाओं को पुरुषों की नजर से वस्तु के रूप में प्रस्तुत करती थी। 1960 के दशक के मध्य में तलाक के बाद उन्होंने यौन आत्मखोज की यात्रा शुरू की, एक ऐसा प्रयास जिससे वह उन सुखों को समझने और पुनः पाने की कोशिश कर रही थी जिन्हें लंबे समय तक नकारा या दबाया गया था। उनकी यात्रा एक पारंपरिक यौन विहीन विवाह से लेकर आत्मखोज के लिए समर्पित जीवन तक फैली हुई थी, जो उनकी कहानी का कम चर्चित लेकिन बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है। व्यक्तिगत रूप से यौन दमन और सामाजिक आलोचना का सामना करने के अनुभव ने उनके अंदर यौन स्वतंत्रता के प्रति आजीवन समर्पण की भावना पैदा की, जो आगे चलकर उनके जीवन का केंद्रीय उद्देश्य बन गया। बेट्टी डॉडसन के व्यक्तिगत संघर्षों ने अंततः उन्हें बॉडी सेक्स नामक कार्यशालाओं की श्रृंखला बनाने के लिए प्रेरित किया, जिसने महिलाओं की यौनता को देखने और अनुभव करने के तरीके को नए सिरे से परिभाषित किया। इन कार्यशालाओं में डॉडसन ने कहानी कहने की तकनीक का उपयोग करके महिलाओं को यौन शर्म से मुक्त होने में मदद की। ये सत्र महिलाओं के लिए एक सुरक्षित और गैर आलोचनात्मक स्थान प्रदान करते थे, जहां वे अपने शरीर को सहजता से खोज सकती थीं और किसी अपराध बोध के बिना चरम सुख को अपना सकती थीं। डॉडसन के इस नवाचार में भगशेफ उत्तेजना, एक हिटाची मैजिक वैंड वाइब्रेटर योनि प्रवेश के लिए एक विशिष्ट धातु का रेस्टिंग डिल्डो, सचेत श्वास, कॉन्शियस ब्रीदिंग और श्रोणी गति को शामिल किया गया, जो आत्मसंतोष को बढ़ाने के लिए डिजाइन किए गए थे। वैज्ञानिक शोधों ने उनकी इस विधि को मान्यता दी है, जिसमें पाया गया कि पहले कभी चरम सुख ऑर्गेज्म न प्राप्त कर पाने वाली 93% महिलाओं ने उनकी तकनीक को अपनाकर इस सुख को प्राप्त किया। महिलाओं को अपने शरीर को समझने और प्रेम करने की शिक्षा देकर डॉडसन ने उन्हें उन सामाजिक ताकतों का विरोध करने के लिए सशक्त किया जो महिला यौनता को नियंत्रित करने की कोशिश करती है।
अनेक महिलाओं को यह बचपन से सिखाया जाता था कि स्वयं को छूना ये छिपाने योग्य या यहाँ तक कि निंदनीय कार्य है। डॉडसन ने महसूस किया कि यह आत्मसात की गई शर्म यौन स्वतंत्रता की सबसे बड़ी बाधाओं में से एक थी। अपने अतीत का सामना करके और अपनी इच्छाओं को पूर्ण रूप से अपनाकर उन्होंने अनगिनत महिलाओं के लिए एक उदाहरण स्थापित किया। उनकी कार्यशालाएं केवल तकनीकों को सीखने तक सीमित नहीं थीं। वे एक पूरी उम्र के आत्मदमन को तोड़ने और गरिमा एवं स्वायत्तता को पुनः प्राप्त करने की प्रक्रिया थी। आत्मसंतोष से जुड़े भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक लाभों पर उनकी खुली बातचीत उन महिलाओं के साथ गहराई से जुड़ी जो पारंपरिक यौन शिक्षा से स्वयं को लंबे समय से उपेक्षित और अलग थलग महसूस कर रही थीं। डॉडसन का मानना था कि हस्तमैथुन कोई एकांत में किया जाने वाला और शर्मनाक कार्य नहीं है, बल्कि यह आत्म देखभाल, सेल्फ केयर का एक स्वाभाविक और सशक्त रूप है। अपनी शिक्षाओं के माध्यम से उन्होंने महिलाओं को यह समझाने का प्रयास किया कि उनके शरीर केवल बाहरी नियंत्रण का साधन नहीं है, बल्कि आनंद और शक्ति के स्रोत हैं। एक ऐसे समाज में जहां महिला यौनता को कठोर नियमों से बांधा गया था और अपराध बोध से ढका गया था, डॉडसन की हस्तमैथुन, चरम सुख और आत्म प्रेम पर खुली चर्चाएं क्रांतिकारी और खतरनाक मानी गईं। चर्च के ईसाई और पितृसत्तात्मक मूल्यों में डूबे अमेरिका की मुख्यधारा में लंबे समय तक यही माना गया था कि सेक्स केवल विवाह के भीतर और संतानोत्पत्ति के उद्देश्य से ही होना चाहिए। इस संकीर्ण दायरे से बाहर जाने वाली किसी भी चीज को संदेह की दृष्टि से देखा जाता था। सामाजिक मान्यताओं और पितृसत्तात्मक संस्थानों से संघर्ष के अलावा डॉडसन की यात्रा एक व्यक्तिगत लड़ाई भी थी, उस शर्म के खिलाफ जिसे सांस्कृतिक दमन ने महिलाओं के भीतर गहराई तक जड़ें जमाने दी थीं। अपने साक्षात्कारों में उन्होंने अक्सर उन अपराध बोध और आत्मसंदेह के अनुभवों को साझा किया जिनका सामना उन्होंने अपने यौन जागरण के शुरुआती वर्षों में किया था। नारीवादी हलकों में भी डॉडसन की कार्यशालाएं कभी-कभी विवाद का विषय बनी। जब उन्होंने 1970 के दशक की शुरुआत में बॉडी सेक्स कार्यशालाएं आयोजित करनी शुरू की, तो नारीवादी संगठनों ने भी उस पर टिप्पणियां की। आलोचकों ने प्रश्न उठाए कि क्या सार्वजनिक रूप से हस्तमैथुन प्रदर्शित करना और कामुक आनंद पर खुली चर्चा करना नारीवादी राजनीतिक विचारधारा के अनुरूप हो सकता है। इस पर प्रतिक्रियाएं मिश्रित रहीं। कुछ ने उन्हें मुक्ति की प्रतीक माना, जबकि अन्य ने उनके कार्य को सतही या सभ्य समाज के लिए बहुत अधिक क्रांतिकारी करार दिया। हालांकि डॉडसन नारीवाद के साथ खड़ी थीं, लेकिन यौन आनंद और वाइब्रेटर पर आधारित उनकी कार्यशालाएं उस नारीवादी धड़े से टकराती रहीं, जो पोर्नोग्राफी और खुले यौन चित्रण को शोषणकारी मानता था। 1938 में नेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर वीमेन नाव के एक सम्मेलन में जब उन्होंने योनि पर आधारित स्लाइड शो प्रस्तुत किया, तो लोगों ने नकारात्मक प्रतिक्रिया में फुसफुसाहट और तानों से प्रतिक्रिया दी, लेकिन उनके वाइब्रेटर प्रदर्शन को कुछ समर्थन भी मिला। मुख्य धारा के समाज ने उनके कार्य को अनैतिक मानकर खारिज कर दिया। हस्तमैथुन को बढ़ावा देना, जो एक वर्जित विषय था, उन सामाजिक मानकों को चुनौती देता था जो महिला यौनता को केवल विवाह और संतानोत्पत्ति से जोड़कर देखते थे। उनकी पहली पुस्तक लिबरेटिंग मास्टरबेशन 1970 को मुख्य धारा के प्रकाशकों ने अस्वीकार कर दिया, जिससे उन्हें इसे स्वयं प्रकाशित करने के लिए मजबूर होना पड़ा। यहाँ तक कि जब सेक्स फॉर वन 1992 में एक बेस्ट सेलर बनी, तब भी इसकी सामग्री को सेंसरशिप और विशेष वर्ग के लिए या अशोभनीय बताकर खारिज कर दिया गया। हस्तमैथुन के ध्यान संबंधी प्रभावों पर उनके EEG अध्ययन जो उन्होंने स्वयं पर किया को उस चिकित्सा जगत ने दरकिनार कर दिया, जिसने ऐतिहासिक रूप से महिलाओं के यौन स्वास्थ्य को नजरअंदाज किया था। उस दौर के अश्लीलता कानूनों के चलते उनकी कार्यशालाएं और स्पष्ट सामग्री कानूनी चुनौतियों के दायरे में भी आईं। उन्हें संस्थागत समर्थन की कमी झेलनी पड़ी, जिससे उनके प्रचार प्रसार का मुख्य माध्यम जमीनी स्तर की गतिविधियां बनी, जैसे कार्यशालाएं और प्रत्यक्ष बिक्री। हालांकि उनका कार्य विकलांग महिलाओं को भी शामिल करने के उद्देश्य से था, लेकिन हाशिए पर मौजूद समूहों की यौनता की व्यापक सामाजिक उपेक्षा के कारण इसकी पहुंच सीमित रही। ये बात सही है कि एक श्वेत महिला होने के नाते उन्हें कुछ सामाजिक विशेषाधिकार मिले, लेकिन उन्होंने पितृसत्तात्मक व्यवस्था से जूझना जारी रखा। फिर भी डॉडसन अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटी। उन्होंने अपनी विधियों को लिबरेटिंग मास्टरबेशन, ए मेडिटेशन ऑन सेल्फ लव एंड सेक्स फॉर वन, जॉय ऑफ सेल्फ लविंग जैसी पुस्तकों में प्रलेखित किया, जो अंतर्राष्ट्रीय बेस्ट सेलर बनी और दर्जनों भाषाओं में अनुदित की गईं। डॉडसन ने कई आत्मकथाएं भी लिखी, जैसे माय रोमांटिक लव वॉर्स एंड सेक्स बाय डिजाइन, जो उनके व्यक्तिगत संघर्षों, उनकी कलात्मक यात्रा और यौन स्वतंत्रता के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
इन पुस्तकों ने न केवल हस्त मैथुन के विषय को रहस्य मुक्त किया, बल्कि महिलाओं को दशकों की दमनकारी यौन शिक्षा से मुक्त होने का एक ठोस मार्ग भी प्रदान किया। इस प्रक्रिया में डॉडसन ने प्रभावी रूप से इस धारणा को नया रूप दिया कि पुरुष प्रधान समाज में यौन रूप से स्वायत्त महिला होने का वास्तव में क्या अर्थ है। डॉडसन ने अपनी सक्रियता के लिए पुस्तकों की बिक्री और कार्यशालाओं के माध्यम से धन जुटाया, लेकिन इस संघर्ष में उन्हें वित्तीय अस्थिरता का सामना करना पड़ा। उनका संघर्ष केवल सांस्कृतिक विरोध तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्हें संस्थागत ताकतों से भी लड़ना पड़ा, जो उनके कार्य को सेंसर करने या हाशिए पर डालने का प्रयास कर रही थी। मुख्य धारा की मीडिया की रूढ़िवादिता से लेकर शैक्षणिक संस्थानों की कड़ी नीतियों तक, जब भी उन्होंने महिलाओं को उनके शरीर के बारे में शिक्षित करने का प्रयास किया, उन्हें नौकरशाही अड़चनों और कभी-कभी सीधी शत्रुता का सामना करना पड़ा। 1980 के दशक में जब उन्होंने मेल ऑन ऑर्डर के माध्यम से वाइब्रेटर बेचना शुरू किया, तो उन्हें डाक विभाग की कड़ी निगरानी झेलनी पड़ी। उन्होंने इन प्रतिबंधों से बचने के लिए वाइब्रेटरों को मसाजर के रूप में लेबल किया और उनके साथ शैक्षिक पुस्तिकाएं जोड़ी, ताकि इन्हें स्वास्थ्य उपकरण के रूप में प्रस्तुत किया जा सके। जब अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में उनकी कामुक कला को सीमा शुल्क अधिकारियों ने जब्त कर लिया, तो उन्होंने अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनियन ACLU के साथ मिलकर कलात्मक अभिव्यक्ति के अधिकारों के लिए कानूनी लड़ाई लड़ी। फिर भी डॉडसन अपने विचारों पर अडिग रहीं। उनका मानना था कि अपने शरीर को समझना सिर्फ एक व्यक्तिगत कार्य नहीं, बल्कि पितृसत्तात्मक नियंत्रण और दमन के खिलाफ एक राजनीतिक बयान भी है। उनका प्रसिद्ध कथन बेहतर चरम सुख, बेहतर दुनिया उन सभी के लिए एक नारा बन गया जो यह मानते थे कि यौन स्वतंत्रता व्यक्तिगत और सामाजिक मुक्ति से अविभाज्य रूप से जुड़ी हुई है। डॉडसन के लिए आत्मसंतोष का हर कार्य एक विद्रोह था। हर बार जब कोई महिला अपनी इच्छाओं को पूर्ण रूप से स्वीकार करती, तो वह उन दमनकारी संरचनाओं को कमजोर करती जो सदियों से महिलाओं को चुप और अधीन बनाए रखने के लिए बनाई गई थी। डॉडसन के व्यक्तित्व का एक आकर्षक लेकिन कम प्रलेखित पहलू था उनका हास्य। चाहे कार्यशालाओं में अपने शरीर को सबसे अच्छा दोस्त कहकर परिचय देना हो, या मुख्य धारा की नारीवादी पुस्तकों की हल्के फुल्के अंदाज में आलोचना करना, उनकी छुटीली बुद्धि ने गहरी जमी हुई यौन शर्म को तोड़ने में मदद की। उनकी यह विनोदपूर्ण शैली उनकी शिक्षाओं को अधिक सुलभ बनाती थी और महिलाओं को यह एहसास दिलाती थी कि वे यौन दमन से जूझने में अकेली नहीं है। डॉडसन अपनी बेबाक और अक्सर हास्यपूर्ण आलोचनाओं के लिए जानी जाती थी, चाहे वह पारंपरिक यौन दृष्टिकोण हो या मुख्य धारा की नारीवादी धारणाएं। उन्होंने ईव एंसेलर की दी वेजाइना मोनोलॉग्स जैसी कृतियों की खुलकर आलोचना की, यह तर्क देते हुए कि वे कभी-कभी महिला यौनिकता को एक संकीर्ण पुरुष विरोधी दृष्टिकोण तक सीमित कर देती हैं। उनका मानना था कि बिना राजनीतिक हस्तक्षेप या नैतिकता के सरल निष्कर्षों के यौन अनुभवों को पूरी तरह से अपनाना चाहिए। पारंपरिक यौन शिक्षा में महिलाओं उपेक्षित पहलुओं की स्पष्ट चर्चा करके आत्म सुख के भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक लाभों पर जोर दिया गया। डॉडसन का यह आग्रह कि हस्त मैथुन आत्म प्रेम और पितृसत्तात्मक नियंत्रण के विरुद्ध प्रतिरोध का एक रूप है, आज भी यौन चिकित्सा और नारीवादी साहित्य में नई दृष्टिकोणों को प्रेरित करता है। शुरुआती दिनों में महिलाओं के लिए शुरू कार्यशालाओं में समय के साथ उनके शारीरिक और भावनात्मक पहलुओं के अनुसार समलैंगिक महिलाओं और नॉन बाइनरी महिलाओं पर भी ध्यान केंद्रित किया गया। तृतीय पंथी या ट्रांसजेंडर लोगों पर उन्होंने काफी बाद में थोड़ा ध्यान दे सकी और इन ट्रांस अनुभवों को पर्याप्त रूप से शामिल न करने की कमी को स्वीकार किया। युवा कार्यकर्ताओं से अपने कार्य को आगे बढ़ाने का आग्रह किया। 1980 और 1990 के दशक के दौरान उन्होंने LGBTQ+ कार्यकर्ताओं के साथ सहयोग किया और सुरक्षित यौन संबंधों को बढ़ावा दिया। अपने लेखन में उन्होंने कंडोम के उपयोग और पारस्परिक आनंद पर विशेष जोर दिया, ताकि यौन स्वतंत्रता के साथ साथ सुरक्षा भी सुनिश्चित की जा सके। अपने 70वें और 80वें दशक में डॉडसन ने वृद्धावस्था में यौनिकता पर व्यापक रूप से लिखा, इस धारणा को खारिज करते हुए कि बढ़ती उम्र इच्छाओं को समाप्त कर देती है। उन्होंने वाइब्रेटर को न केवल आनंद का साधन बल्कि श्रोणी स्वास्थ्य और यौन सक्रियता बनाए रखने के उपकरण के रूप में भी प्रचारित किया। मेनोपॉज योनि के संकुचन और हार्मोनल परिवर्तनों जैसे टेस्टोस्टेरोन क्रीम के उपयोग पर उनकी खुली चर्चा ने वृद्ध महिलाओं के शरीर से जुड़े कई वर्जित विषयों को तोड़ा। डॉडसन ने पूंजीवाद द्वारा महिलाओं की असुरक्षाओं के शोषण की आलोचना की, चाहे वह सौंदर्य उद्योग हो या पोर्न से होने वाला व्यावसायिक लाभ। उन्होंने वित्तीय स्वतंत्रता को यौन मुक्ति का एक महत्वपूर्ण पहलू बताया। वियतनाम युद्ध के दौरान उन्होंने विरोध प्रदर्शनों में भाग लिया और अपने भाषणों में सैन्यवाद को पितृसत्तात्मक हिंसा से जोड़ा।
उन्होंने यौन कार्य के अपराधीकरण का विरोध किया और सेक्स वर्करों व पोर्न कलाकारों के साथ सहयोग किया ताकि आनंद और यौन राजनीति में उनके अनुभवों को मुख्य धारा की चर्चा का हिस्सा बनाया जा सके। डॉडसन ने 1990 के दशक में यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में बॉडी सेक्स सत्र आयोजित किए, जहां उन्होंने अपनी विधियों को सांस्कृतिक संदर्भों के अनुसार ढाला। स्वीडन में उन्होंने यौन शिक्षकों के साथ मिलकर अपने कार्य को सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियानों का हिस्सा बनाने में सहयोग किया। हालांकि जापान में अश्लीलता संबंधी कड़े कानून थे, फिर भी उनकी पुस्तक सेक्स फॉर वन वहां की नारीवादियों के बीच गुप्त रूप से लोकप्रिय हुई और आत्म आनंद पर आधारित भूमिगत समूहों को प्रेरित किया। डॉडसन ने इंटरनेट को जल्दी अपनाया। 1999 में अपनी वेबसाइट लॉन्च की और हस्त मैथुन पर डाउनलोड करने योग्य मार्गदर्शिकाएं उपलब्ध कराईं। उन्होंने ऑनलाइन समुदायों की प्रशंसा की क्योंकि इससे यौन शिक्षा को लोकतांत्रिक बनाने में मदद मिली, लेकिन साथ ही उन्होंने एल्गोरिदम आधारित पोर्न व्यसन के खतरों की चेतावनी भी दी। अपनी उम्र के 80वें दशक में उन्होंने पर्यावरणीय क्षरण के यौन स्वास्थ्य पर प्रभावों को लेकर चिंता व्यक्त की, जैसे कि विषाक्त पदार्थों का प्रजनन क्षमता पर प्रभाव। उन्होंने सतत विकास और यौन कल्याण को जोड़ने वाली इकोसेक्सुअल पलों को वित्तीय सहयोग दिया। उन्होंने सेक्स टॉय उद्योग में प्लास्टिक कचरे की आलोचना की और जैव अवायवीय बायोडिग्रेडेबल उत्पादों व प्रयोज्य उपकरणों को बढ़ावा देने की वकालत की। कोविड-19 महामारी के दौरान उन्होंने बॉडी सेक्स सत्रों को जूम पर स्थानांतरित कर दिया, जिससे यह वैश्विक स्तर पर अधिक पहुंच योग्य हुआ और उन्होंने ऑनलाइन सहभागिता के लिए उपयुक्त अभ्यास विकसित किए। अपनी प्रसिद्धि के बावजूद डॉडसन ने एक सादगीपूर्ण जीवन जिया और न्यूयॉर्क के रेंट स्टेबलाइज्ड अपार्टमेंट में रही, जहां उन्होंने विलासिता को अस्वीकार कर कम आय वाली महिलाओं के लिए कार्यशालाओं को वित्तीय सहयोग देने को प्राथमिकता दी। उन्होंने अपनी पुस्तकों और आयोजनों से होने वाली कमाई को अपने सहयोगियों के साथ समान रूप से बांटा, जिससे पूंजीवादी मानदंडों को चुनौती दी और सक्रियतावाद में वित्तीय समानता का उदाहरण पेश किया। बेट्टी डॉडसन के दूरदर्शी योगदान ने यौन शिक्षकों, कार्यकर्ताओं और कलाकारों की आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्ग प्रशस्त किया, जो आज भी यौन विषयों पर पारंपरिक सीमाओं को चुनौती दे रहे हैं। बेट्टी डॉडसन बॉडी सेक्स 2016 और द पैशनेट लाइफ 2022 जैसी फिल्में उनके प्रभाव की गहराई को उजागर करती हैं, जिनमें उनके सहयोगियों और कार्यकर्ताओं के साक्षात्कार शामिल हैं। उनकी यह विरासत आने वाली पीढ़ियों के लिए यौन स्वतंत्रता और आत्म स्वीकृति के आंदोलन को प्रेरित करती रहेगी। सेक्स एजुकेटर एनी स्प्रिंकल कैरल क्वीन और डॉ रूथ वेस्टहाइमर ने डॉडसन को अपना मार्गदर्शक माना। उन्होंने आवर बॉडीज अवर सेल्व्स जैसी महत्वपूर्ण नारीवादी स्वास्थ्य पुस्तिका को भी प्रेरित किया। आज भी कार्यकर्ता, शिक्षक और विद्वान उनके कार्यों से प्रेरणा लेते हैं। सेक्स पॉजिटिव नारीवाद और यौन स्वायत्तता पर चल रही चर्चाओं का एक बड़ा श्रेय उनकी निर्भीक कामों को जाता है। यौन स्वतंत्रता और यौन सामग्री के नियमन पर आज भी बहसें चल ही रही हैं और ऐसे में डॉडसन द्वारा उठाए गए प्रश्न प्रासंगिक हो जाते हैं। आपको यह जानकारी कैसी लगी, हमें जरूर कमेंट करें और वीडियो को लाइक करके हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि और भी बहुत सारी जानकारियां आपको मिलती रहे।